हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर चैनल एके सर। एटलांटिक चार्टर, SYBA, मुंबई यूनिवर्सिटी, हिस्ट्री। और यहाँ पर एटलांटिक चार्टर देखते हैं। और इसके पहले आपने वर्ल्ड वॉर देख लिया, उसके पहले डिक्टेटरशिप्स के वीडियोस आपको मिल चुके। अब यहाँ पर एटलांटिक चार्टर जो है ना, बेसिकली इट इज़ वेरी मच एसोसिएटेड टू द यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, UNO। अब होता क्या है कि फ्रैंकलिन रूजवेल्ट, मैं शॉर्ट फॉर्म में रूजवेल्ट कहूँगा, जो US का राष्ट्रपति है यहाँ पर, और विंस्टन चर्चिल यहाँ का प्राइम मिनिस्टर है ब्रिटेन का। 14 अगस्त 1941 को ये दोनों मिलते हैं। और यहाँ पर कुछ आगे जो रणनीति हो चल रही होती है, दैट इज़ वर्ल्ड वॉर 2 के अंदर, इन दोनों का जो है वो कंट्रीब्यूशन क्या होगा। अभी जो है 14 अगस्त 1941 है। 14 अगस्त 1941 के आसपास का मैं आपको एक सिनारियो बता देता हूँ कि वर्ल्ड वॉर 2 में हिटलर जो है वो रशिया को इन्वेड कर चुका है। ये टॉपिक जब भी का हम लोग उठा रहे हैं, ये पर्ल हार्बर से पहले का टॉपिक है। बहुत बुरी तरीके से ब्रिटेन चारों तरफ से घिरा हुआ था। हिटलर ने फ्रांस वगैरह को भी कब्जा कर चुका था। और बैटल ऑफ ब्रिटेन 1940 में हुई। उस टाइम पर इसने काफ़ी कैजुअल्टीज़ वगैरह झेली, लेकिन फिर भी विंस्टन चर्चिल की एग्जेम्पलरी लीडरशिप के अंदर इंग्लैंड जो है वो अभी भी हार नहीं मानता है। और उसको एक नए रूप में जो उसका फ्रेंड मिलता है, दैट इज़ US। अगस्त 1941 में US का जो प्रेसिडेंट है रूजवेल्ट, और ये दोनों मिलते हैं प्लेसेंटिया बे में। ये न्यू फाउंडलैंड वगैरह में एरिया पड़ता है। बेसिकली ये दोनों शिप पर मिलते हैं और वहाँ पर बैठ करके ये दोनों बातचीत वगैरह होती है कि वर्ल्ड वॉर 2 में आगे जो आने वाला जो मोड है वो कैसा होगा, हम कौन सी रणनीति अपनाएंगे, हम कौन सी स्ट्रैटेजिकली यहाँ पर फाइट करेंगे अगेंस्ट द जर्मनी और द एक्सिस पावर्स। ओके, अब यहाँ पर यूनाइटेड स्टेट्स अभी तक वर्ल्ड वॉर 2 में उसका एंट्री नहीं हुआ है। वॉर सिचुएशन यूरोप में काफ़ी खतरनाक थी, मैं आपको पहले बता चुका हूँ। ग्रेट ब्रिटेन जो है जर्मन इन्वेजन से बच चुका था 1940, लेकिन यहाँ पर ब्रिटेन की हालत बहुत अच्छी नहीं है। ऑन दी अदर हैंड, जो कॉलोनीज़ में जहाँ पर भी ब्रिटेन जो उसकी कॉलोनीज़ को होल्ड करता है, वहाँ पर लोग आज़ादी की मांग कर रहे हैं। सेम हम लोगों ने भी मूवमेंट चालू कर दिया था इंडिया में। ऑगस्ट ऑफर वगैरह ये सब 1940 ऑनवर्ड्स हमने 1939 ऑनवर्ड्स ही हमने मूवमेंट स्टार्ट कर दिया था। US लैंड लीज एक्ट मार्च 1941, ये जो लैंड लीज एक्ट है, इससे आर्म्स एंड एम्यूनिशन विल बी प्रोवाइडेड टू द ब्रिटेन। लेकिन ये भी जो इंटरेस्ट इसके ऊपर लेंगे ये लोग, ऐसा फ्री में कोई नहीं। US यहाँ पर नहीं फ्री में किसी को कुछ सप्लाई करता है। US अगर कुछ दे भी रहा है तो उसके ऊपर दे विल चार्ज द इंटरेस्ट। मई 1941 में जर्मन फोर्सेस ने यहाँ पर ब्रिटिश की जो फोर्सेस थी, कहाँ पर, ग्रीक, यूगोस्लाविया, दैट इज़ बल्कन कंट्रीज़। मैंने इसके पहले वीडियो में बताया था कि बल्कन कंट्रीज़ अलग होती हैं, बाल्टिक कंट्रीज़ अलग होती हैं। अगर बाल्टिक स्टेट्स के बारे में बात करते हैं तो वी आर टॉकिंग अबाउट द स्वीडन, फिनलैंड, नॉर्वे। अगर हम लोग बल्कन नेशंस के बारे में बात करते हैं तो ग्रीस, अल्बानिया, रोमानिया, बल्गेरिया, यूगोस्लाविया, ये सारे बल्कन नेशंस होते हैं। तो ये बेसिकली जो अफ्रीका से एकदम अपर पार्ट पर होता है, नॉर्दर्न अपना अफ्रीका जो नॉर्थ है, नॉर्थ के ऊपरी जो ही अपना यूरोप पड़ता है, दैट इज साउथ यूरोप। और ईस्टर्न साइड ऑफ दी आप ये कह सकते हो कि रशिया में पड़ेगा ये सारा की सारा चीज़। अब इजिप्ट वगैरह भी, अब ब्रिटिशर्स को है ना डर कैसा है कि सुएज कैनल तक की अगर ये बात पहुंच जाती है तो ब्रिटिशर्स का जो रास्ता है इंडिया से जो उसको लिंक करता है, तो वहाँ से सारे जो उसके सप्लाई सोर्सेस वगैरह है ना वो बंद हो जाएंगे। ओके, सोवियत यूनियन को इन्वेड करता है ये जून में 1941 में। जैसे मैंने पहले बताया कि जून में ये इन्वेजन कर चुका था। इनकी मीटिंग अगस्त की है। पर्ल हार्बर पे अटैक होता है दिसंबर। मतलब कहीं ना कहीं अभी US के ऊपर अभी अटैक नहीं हुआ है। US अभी नो एंट्री के मोड में है। लेकिन अभी US कैसा है ना, अपने यहाँ पर फ्रेंड को हेल्प करता है। दैट इज फ्रेंडशिप कैसा है कि ये अकॉर्डिंग टू कॉन्सिक्वेंसेस, अकॉर्डिंग टू वॉर, ये जो है इन दोनों के बीच में फ्रेंडशिप हुई है। ओके, अब यहाँ पर होता कैसा है कि जो सोवियत यूनियन ने यहाँ अटैक किया, सोवियत यूनियन पे अटैक करता है नाजी फोर्सेस, जर्मनी ने अटैक किया। और लंदन में और जो वॉशिंगटन में जो लोग थे वो लोग ये अंदाज़ा लगा रहे थे कि 6 हफ्ते से ज़्यादा यहाँ पर सोवियत की जो फोर्सेस है वो यहाँ पे टिकेगी नहीं।
ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अपनी जो पूरी डीलिंग्स वगैरह है, मतलब जो उसके एफर्ट्स वगैरह है, जर्मन्स के खिलाफ यहाँ पर कैसे फाइट करना चाहिए और जापान वगैरह को यहाँ से कैसे भगा देना चाहिए, लाइक ताकि ब्रिटिशर्स की जो टेरिटरीज है ना, तो उसके ऊपर वो नज़र ना उठा सके। जैसे जापान की अगर आप मैप देखोगे तो जापान ने सुभाष चंद्र बोस जी को भी हेल्प किया था काफ़ी। रीज़न यही है जापान का हेल्प करने का कि जापान वर्सेस लाइक इंग्लैंड, क्योंकि इंग्लैंड जो है वो एलाइड पावर है, ठीक है। तो ब्रिटिशर्स अपने पोजीशंस कहीं पर भी नहीं खोना चाहता था, उसको काफ़ी डर था, उसका इंपीरियल जो कंट्रोल था ना वो काफ़ी एडवांस था, और इंडिया तो बिल्कुल भी नहीं खोना चाहता था। चर्चिल और जो रूजवेल्ट है ये यहाँ पर 9th और 10th अगस्त 1941 को जब मिलते हैं यूएसएस ऑगस्टा प्लेसेंटिया बे में, जो न्यू फाउंडलैंड है, तो वहाँ पर इन्होंने कुछ पर्सपेक्टिव वगैरह से सेकेंड वर्ल्ड वॉर के जो वॉर एम्स है वो डिस्कस किए कि वॉर के बाद में जो इंटरनेशनल सिस्टम है वो कैसा रहेगा। चार्टर के अंदर 8 कॉमन प्रिंसिपल्स यहाँ पर बताए गए थे, जो यहाँ पर ग्रेट ब्रिटेन और यूएस जो है ना इसको कमिट रहेंगे वॉर के बाद में भी। ओके, डॉक्यूमेंट जो ये दोनों से निकलता है, लाइक रूजवेल्ट और जो चर्चिल से जो बाहर आती है चीज़ें 14 अगस्त 1941 को, तो उसको हम लोग कहते हैं एटलांटिक चार्टर। डी में ट्राई टू मेक नोन सर्टन कॉमन प्रिंसिपल्स इन द नेशनल पॉलिसीज ऑफ द रेस्पेक्टिव कंट्रीज ऑन विच दे बेस देयर होप्स फॉर अ बेटर फ्यूचर। मतलब हम कुछ ऐसी पॉलिसी बनाएंगे जो आगे आने वाले फ्यूचर में भी दोनों को काम दे और एक वर्ल्ड पॉलिटिक्स में एक नई सुबह लेकर के आए। 8 कॉमन प्रिंसिपल्स एटलांटिक चार्टर के अंदर दिया हुआ है। यूएस और ग्रेट ब्रिटेन एग्रीड नॉट टू सीक, मतलब वॉर के बाद में ऐसे कोई दोनों में से, जैसे वर्ल्ड वॉर 1 में हुआ था कि भाई छुपी छुपी डीलिंग्स हुई थी, किसी को जो कुछ कहा गया उसको नहीं मिला तो फिर इसको एग्रेशन जो है उसका जाग उठता है, लाइक इटाली, और किसी को बहुत ही ज़्यादा परेशान किया गया, रिपेरेशंस इतना लगा दिए लाइक जर्मनी, तो ये कैसा है कि फिर बदले की भावना, फिर सेकेंड वर्ल्ड वॉर होना। तो ऐसे यूएस ने पहले ही डिक्लेयर कर दिया था कि वॉर के बाद में हम ऐसे कोई चीज़ अपने पास या टेरिटरीज वगैरह अपने को गेन्स वगैरह दोनों को नहीं लेना है। दोनों कंट्रीज़ ने ये भी एग्री किया कि जो भी गवर्नमेंट यहाँ पर, लाइक अगर आप किसी के ऊपर रूल कर रहे हो तो सेल्फ गवर्नमेंट उनको होना चाहिए। इसका मतलब इन शॉर्ट यूएस ये कह रहा है कि आज़ाद करो नेशंस को। एटलांटिक चार्टर ये भी कहता है कि पीपल शुड हैव द राइट टू चूज देयर ओन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। कोई भी गवर्नमेंट वो चूज कर सकते हैं, चाहे वो कैपिटलिस्टिक गवर्नमेंट हो, चाहे वो कम्युनिस्टिक गवर्नमेंट हो, कोई भी गवर्नमेंट वो लोग चूज कर सकते हैं। Other principles included access for all nations to raw materials needed for economic prosperity। इसका मतलब सामान बेचना है यूएस को, बिजनेस करना है तो ट्रेड रेस्ट्रिक्शंस हटाओ, यूएस के गुड्स पहुंचेंगे, यूएस पैसा कमाएगा, सिंपल। डॉक्यूमेंट ऑल्सो कॉल्ड फॉर इंटरनेशनल कोऑपरेशन लाइक फ्रीडम ऑफ सीज, क्योंकि ब्रिटेन जो है वो बहुत ही खतरनाक नेवल पावर था, तो अपना फ्रीडम ऑफ सीज रहेगा, तो यहाँ पे यूएस और दूसरी कंट्रीज़ वगैरह भी फ्रीडम ऑफ सीज का फ़ायदा उठा सकते हैं। वर्किंग कंडीशंस फॉर ऑल, इम्प्रूव्ड लिविंग कंडीशंस, इंटरनेशनल कोऑपरेशन। इसका मतलब दूसरी कंट्रीज़ को ये इशारा था कि भाई आप ब्रिटेन या तो दूसरे जो यूरोपियन पॉलिटिकल कंट्रीज़ हैं, यूरोपियन कंट्रीज़ के हाथों से आप बाहर निकल जाओ, आज़ादी की डिमांड करो, आज़ादी का डिमांड करोगे तो आप वैसे ही ब्रिटेन कमज़ोर पड़ जाएगा, ठीक है। तो ये एक तीर से दो निशाने, एक तरफ वो भाई साहब हेल्प भी कर रहे हैं ब्रिटेन को, एक तरफ लोगों को इनडायरेक्टली मैसेज भी दे रहे हैं कि यू शुड फाइट फॉर योर इंडिपेंडेंस। डिक्लेरेशन बाय यूनाइटेड नेशंस 1 जनवरी 1942 को मीटिंग होती है वॉशिंगटन डीसी में। 26 गवर्नमेंट यहाँ पर मिलते हैं, उसके अंदर अपना इंडिया भी रहता है। इंडिया उस टाइम पर ब्रिटिशर्स के कंट्रोल में ही था। ओके, declaration by the United Nations in which they pledge their support for the Atlantic Charter Principles। अभी भी यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन फाउंड नहीं हुआ है। यूएनओ का जो फाउंडिंग है वो 24 अक्टूबर 1945 है। अभी वॉर चल रहा है, ठीक है। और ये वॉर जो है 1 जनवरी 1942। इसका मतलब अब जो यूएस है ना, यूएस फॉर्मल तरीके से एंट्री कर देता है वॉर में, क्योंकि 8 दिसंबर वगैरह को समथिंग अराउंड यहाँ पर 8 या 9 या 7 दिसंबर 1941 में अटैक होता है पर्ल हार्बर के ऊपर, और समथिंग अराउंड 11 दिसंबर के आसपास ही ब्रिटेन, अमेरिका और जो फ्रांस है, ठीक है, ये सारे के सारे मिलकर के वॉर डिक्लेयर कर देते हैं जापान के ऊपर। आई थिंक फ्रांस नहीं था, चाइना था, ठीक है।
इम्पोर्टेंस ऑफ द अटलांटिक चार्टर, दिस वाज द बोल्ड स्टेप, मतलब ये ऐसा था कि बिकॉज दे वर नॉट इन्वॉल्व इन द वर्ल्ड वॉर सेकेंड, द इम्पैक्ट ऑफ द अटलांटिक चार्टर। अब ये यहाँ पर ऐसा है कि ये एक दुनिया के लिए या तो एक वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद में जो कॉन्सिक्वेंसेस जो होंगे वैसे थर्ड वर्ल्ड वॉर के लिए ना उभरे, तो उसके लिए अटलांटिक चार्टर था जो इनडायरेक्टली यूएन का फाउंडेशन का एक पर्पस बन जाता है। कुछ मैं पॉइंट्स पढ़ता हूँ, बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा आपको ये। Allied nations agreed to the principle of the Atlantic Charter, thus establishing a commonality of the purpose. Atlantic Charter में जो चीज़ें दी हुई है तो उसी के हिसाब से हम चलने वाले हैं। ये सबसे पहला स्टेप है यूनाइटेड नेशंस के फाउंडेशन के लिए। Atlantic Charter was pursued by the Axis powers as the beginning of the US and the Great Britain alliance. अब जापान ने इसको क्या नज़रों से लिया कि मैंने पर्ल हार्बर के ऊपर अटैक किया, इसके वजह से यूएस और ग्रेट ब्रिटेन साथ में आ रहे हैं। अब साथ में आ रहे हैं तो मतलब बड़े लोगों से बड़ी फाइट करनी होगी, ओके। और इसी की वजह से जापान के अंदर और मिलिटरिज्म जाग उठता है कि अब तो भाई उनको हराना है। अटलांटिक चार्टर प्लेस्ड नो मिलिट्री सपोर्ट फॉर द वॉर इन यूरोप, मतलब उसने कहीं से ऐसी गुहार नहीं लगाई कि अपने को सपोर्ट चाहिए, लेकिन यूएस की यहाँ पर जो एंट्री है ना वो एज अ मेजर प्लेयर हो जाती है आफ्टर द पर्ल हार्बर अटैक। लेकिन यूएस अभी लैंड लीज एक्ट के अंडर 1941 में ही वॉज सप्लाइंग arms and ammunitions to the British on the payment of the interest. Okay, चलो असेसमेंट ऑफ द अटलांटिक चार्टर। अब ये थोड़ा सा कुछ ध्यान से देखेंगे यहाँ पे। यूएस प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन रूजवेल्ट ने, और उसके बाद में दोनों के बीच में मीटिंग होती है, ड्राफ्टिंग होती है अटलांटिक चार्टर की। प्रेसिडेंट रूजवेल्ट ने ये कहा कि भाई चार्टर जो है ना अमेरिकन पीपल, मतलब उसने ये सोचा था कि शायद ये अमेरिकन लोगों को पसंद आएगा ये चार्टर, लेकिन अमेरिकन जो देखो पब्लिक ओपिनियन अमेरिका के अंदर बहुत मैटर करती है, ओके। पब्लिक ओपिनियन जब स्ट्रांग होगी तो वहाँ के प्रेसिडेंट है ना कड़ी से कड़ी जो सख्त है ना वो स्टेप लेते हैं आगे। तो पब्लिक ओपिनियन ज़रा भी हक में नहीं थी कि उनको यही मानना था कि हम भाई आइसोलेशन की पॉलिसी यूज़ करेंगे, हम पहले से कोने में पड़े हुए अटलांटिक और पैसिफिक के बीच में, तो हम वही अच्छे हैं, यूरोप के पॉलिटिक्स में पढ़ के क्या मिलने वाला है। लेकिन जब दिसंबर 1941 में पर्ल हार्बर में जापान छोटे भैया ने अटैक किया तो प्रॉब्लम हो जाती है फिर, और पब्लिक ओपिनियन जो है लाइक अटलांटिक चार्टर के हक में हो जाता है कि अब तो ब्रिटिश के साथ में हमको सपोर्ट भी करना चाहिए और जापानीज एग्रेशन को ख़त्म भी करना चाहिए, ठीक है। तब एंट्री होती है यहाँ पर अमेरिकन की, मतलब पब्लिक ओपिनियन भी अब इनके साथ में हो जाता है। रूजवेल्ट जो था वो यहाँ पर ब्रिटिश गवर्नमेंट को ये कह रहा था कि आप पब्लिकली बताइए कि आपके पास कोई सीक्रेट ट्रीटीज वगैरह आपने साइन नहीं की है, नंबर 1, जैसे इसके पहले फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में हुआ था, क्योंकि तमाशा नहीं चाहिए भाई, सीक्रेट ट्रीटी साइन होगी तो आगे जाके प्रॉब्लम होगा, ठीक है। रूजवेल्ट ने ये भी कहा कि हमको है ना पेमेंट भी चाहिए जो हम लैंड लीज एक्ट के थ्रू आपको अमाउंट दे रहे हैं, ठीक है। रूजवेल्ट ने ये भी कहा कि आप जो इंपीरियल प्रेफरेंस जो आपने लगा के रखा है ट्रेडिंग वगैरह के ऊपर, मतलब आपकी जो कॉलोनीज वगैरह को जो है प्रेफरेंस वगैरह मिलेगा ट्रेडिंग में, वो सब ख़त्म कर दो, ट्रेडिंग जो है वो ओपन कर दो ताकि हम आपके कॉलोनीज में भी जाके सामान वगैरह जो है वो बेच सकें, ठीक है। तो बेसिकली यूएस जो है वो अपने गुड्स दूसरे लाइक ग्लोबल लेवल पे पहुंचाना चाहता था। पहले कैसा था, जो टैरिफ्स थे ना वो डिस्क्रिमिनेटरी थे। टैरिफ्स मतलब अगर कोई दूसरा कंट्री बाहर से अगर आपके लाइक इंग्लैंड की कॉलोनी वगैरह में अगर गुड्स पहुंचाना चाहता है तो उसको मान लेते हैं कि 30% 40% का टैरिफ लगेगा, और जो मेंबर ग्रुप है तो मेंबर ग्रुप्स को कम से कम टैरिफ लगेगा। तो अमेरिका ने कहा कि भाई ये टैरिफ्स वगैरह का जो झंझट है ना वो हटा दो। चर्चिल जो था वो बहुत ही डिसअपॉइंटेड था, क्योंकि चर्चिल ऐसे मोड पे खड़ा था, उसके पास कोई ऑप्शन नहीं थे। फ्रांस वॉज ओवररन बाय द जर्मनी, रशिया के तरफ अटैक हो चुका है, यूएस के ऊपर भी अटैक हुआ है, जापानीज का एक अलग एग्रेशन चल रहा है। सबसे ज़्यादा डिसअपॉइंट और लॉस में है यहाँ पर ब्रिटेन, ओके। अब ब्रिटेन अपने आप को सस्टेन करना चाहता है। अब ये भी सोच रहा है चर्चिल कि अगर मैं ऐसी चीज़ें अगर मान लेता हूँ, उन चीज़ों के अंदर हिडन एजेंडा क्या है कि जो कंट्रीज़ यहाँ पर इंडिपेंडेंस के लिए बात कह रही है उनको इंडिपेंडेंस दे देना चाहिए, ओके। तो यहाँ पर ये उसको ये लग रहा था कि अमेरिका जो है ना यहाँ पर स्ट्रांगली जापान को मना करेगा कि भाई फ्यूचर मिलिट्री एक्शन नहीं लेना है,
और ब्रिटिश पोजीशंस वगैरह जो है साउथ ईस्ट एशिया के अंदर उसके सेफ रहेंगे। लेकिन अब ये कैसा है कि इंग्लैंड के नाम पर जो है वो जापान से दुश्मनी लेने वाला तो था नहीं। वो बेसिकली जापान से उसका कुछ अलग ही एग्रेशन था, उसने पर्ल हार्बर के ऊपर अटैक तो किया है, तो यूएस बदला लेगा लेकिन अलग तरीके से। इसका मतलब ये नहीं कि ब्रिटिशर्स की टेरिटरी में वो इंटरफियर करे कि अगर आपने ब्रिटिशर्स की कॉलोनीज को ऐसा ऐसा किया तो मैं आपको नहीं छोड़ूंगा। यूएस बड़ा चालाक है इस मामले में। तो चर्चिल और बहुत सारे मेंबर्स वगैरह उसके कैबिनेट के मिलते हैं, बैठते हैं, मीटिंग होती है, और उसने यहाँ पर ये बताया कि देखो ऐसी ऐसी चीज़ें यहाँ पर जो है वो फॉर्मुलेट की गई हैं अटलांटिक चार्टर में, ठीक है। और जब वहाँ पर ये मीटिंग चल रही थी तो उसने अपने एक प्रस्ताव पास करना होता है ना, अभी जैसे प्राइम मिनिस्टीरियल गवर्नमेंट है तो उसके कैबिनेट वगैरह में वो सारी चीज़ें डिस्कस होंगी, ठीक है। तो उसने ये बताया कि अभी ये वक्त क्या सही है ये सारी चीज़ों को डिफ़िकल्टीज़ के अंदर इतना ये क्या चीज़ें मायने रखती हैं। मतलब इन शॉर्ट चर्चिल ने ये कहा कि हमारे पास कोई दूसरा ऑप्शन भी नहीं है, अगर हम यूएस का सपोर्ट नहीं लेंगे तो हम यहाँ पर वॉर अकेले फाइट नहीं कर सकते। तो जो भी अटलांटिक चार्टर में दिया हुआ था तो वो अपने को फॉर द टाइम बीइंग मानना ही पड़ेगा, और कोई हमारे पास ऑप्शन नहीं है। चर्चिल ने ऐसी बातें कही, लोगों ने सिग्नेचर किया, और उनके पास कोई यहाँ पर और कोई दूसरा ऑप्शन था ही नहीं, ठीक है। अटलांटिक चार्टर अगस्त 1941 में जो था ये कोई बाइंडिंग ट्रीटी नहीं है, ठीक है, कोई बाइंडिंग ट्रीटी नहीं है, लेकिन फॉर दैट टाइम जो बातें बता रहे थे, जो बातें दोनों के बीच में हुई थी, उससे साफ झलक रहा था कि भाई यूएस को है ना एक ग्लोबल पावर बन के उभरना है, उसका सामान जो है वो ट्रेडिंग के लिए दूसरे एरियाज तक के पहुँचे, वो एक बड़ा मल्टीप्लेयर अपना बड़ा एक प्लेयर बन के उभरना चाहता है, ठीक है। वो सारी उसकी मंशा एकदम साफ थी, और ब्रिटिशर्स का कंट्रोल वो धीरे धीरे ख़त्म करना चाहता है ऑल ओवर दी वर्ल्ड। अभी यहाँ पे जो रूजवेल्ट की जो पॉलिसी है, देखो यहाँ पे दिया भी है विल्सोनियन। विल्सोनियन मतलब प्रेसिडेंट विल्सन, वुडरो विल्सन करके इनका जो प्रेसिडेंट था, उसकी विजन ये था भाई साहब का कि फ्रीयर एक्सचेंज ऑफ द ट्रेड, सेल्फ डिटर्मिनेशन, मतलब आपकी जो कंट्री है खुद बताना है कि भाई हम किसी से कम नहीं है, डिसआर्मामेंट, आर्म्स एंड एमिनिशन कम बनाओ, कलेक्टिव सिक्योरिटी, कोई अगर मामला होता है तो कलेक्टिवली मिल करके उसका सामना किया जाएगा। तो चार्टर जो है ये थर्ड वर्ल्ड कंट्री जैसे एशिया और अफ्रीका के अंदर, हमको भी तीसरी दुनिया कहा जाता था इंडिया को, ठीक है। तो ये एक सहारा हो जाता है हमारी कंट्रीज़ के लिए कि हमको ये चार्टर से है ना इंडिपेंडेंस का इंस्पिरेशन मिलेगा। Conclusion said that coming from the two great democratic leaders of the day, implying the full moral support of the US, Atlantic Charter created a fond impression on the embattled allies। मतलब ये एक बहुत ही अच्छी चीज़ थी जो यूएस ने मिल करके, क्योंकि उस टाइम पर ब्रिटेन के पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था। ब्रिटेन अब छोटा पड़ चुका है, जर्मनी ने उसको, और हमारे यहाँ पर नेशनलिज्म, लोग पढ़ लिख चुके हैं, आगे लोग जो है रेवोल्यूशन कर रहे हैं, आगे जो है लोग क्रांति लेकर आ रहे हैं। और पहले की तरह ब्रिटिशर्स को पता चल चुका था कि दुनिया जो है वो चेंज हो चुकी है, अब कोई 17th-18th सेंचुरी की तरह दुनिया नहीं है, ओके। तो इतनी आसानी से वो कंट्रोल नहीं कर पाएगा। और वन ऑफ द रीज़न ये भी है कि हमको इंडिपेंडेंस इतने जल्दी मिलने का, दैट इज़ सेकेंड वर्ल्ड वॉर, ओके। सेकेंड वर्ल्ड वॉर से ब्रिटिशर्स की जो पावर है, जो इकोनॉमी है, जो उनका दबदबा था ऑल ओवर दी वर्ल्ड में, वो काफ़ी कमज़ोर पड़ गया। चलो, तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट जो है ये एक कोई ट्रीटी नहीं है दो पावर्स के बीच में, सबसे पहली बात तो, नॉर वॉज इट अ फाइनल इन द फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ पीस एम्स। वो वक्त के हिसाब से वो कुछ ऐसा चार्टर था जो उस टाइम के लिए सबसे बेस्ट पॉसिबल मीन्स हो सकता था जर्मनी को या तो एग्रेशन ऑफ द जापान को रोकने के लिए, ठीक है। तो कुछ ऐसे प्रिंसिपल्स वहाँ से निकल करके आए जो दूसरे कंट्रीज़ के लिए एक आगे बेटर फ्यूचर का होप रखते हैं, और उसके बाद में यही प्रिंसिपल्स है ना कुछ आगे चल करके यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हम लोग यूएन कहते हैं, उसके फाउंडेशन के लिए एक बहुत कारगर साबित होती है, ठीक है। चलो, यहाँ अटलांटिक चार्टर ख़त्म होता है, तो मिलते हैं दूसरे वीडियो में। लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। टेक केयर एंड जय हिंद।